हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरविल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, है ना। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने देखा। और फिर आज के सेशन में हम बात करेंगे अ, दृष्टि दोष और उसका निवारण। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नेत्र रोग और उनका निवारण, है ना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक होगा, मतलब दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं दृष्टि दोष और उनके निवारण से पहले। ठीक है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष और उनका निवारण, उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने पढ़ ही लिया था। रेंज ऑफ विजन की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। ये ज़्यादा ठंडा नहीं है ना? हाँ, तब ठीक है। नॉर्मल होना चाहिए पानी। ठीक है, थैंक यू। तो दृष्टि दोष और उनका निवारण जानने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं। एक तो है रेंज ऑफ विजन यानी दृष्टि परास। और दूसरा है आपका एक और चीज होती है परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। मतलब दृष्टि निर्बंध, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ विजन क्या है अपना। तो हमारी आंखें बिना मतलब स्ट्रेन के, है ना, जहां तक देख पाती है नजदीक और जहां तक दूर देख पाती है, उसको हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। और हमारी आंखें बिना स्ट्रेस लिए, बिना दबाव के 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख पाती हैं। इन्फिनिटी तक देख पाती हैं, है ना, अनंत तक देख पाती हैं। तो हमारा रेंज ऑफ विजन क्या हो गया? रेंज ऑफ विजन हो गया 25 सेंटीमीटर से क्या, अनंत, इन्फिनिटी तक, है ना। 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक अगर आप वस्तु को लाओगे तो वो थोड़ा ब्लर्ड दिखता है। तो रेंज ऑफ विजन हमारा क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जैसे क्या हुआ? चांद, सूरज, सितारे, ये सब क्या है? हमसे अनंत दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। फिर भी हमें चांद दिखता है, सूरज दिखता है, सितारे दिखते हैं। तो हमारी आंखें बिना स्ट्रेन लिए हुए, बिना दबाव के कहां से कहां तक देख सकती हैं? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक वस्तु को लाते हैं तो आपकी आंखों पर दबाव पड़ेगा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर लगभग इतनी दूर, जितनी दूर हमने अपने आंखों से हाथों को रखा है, लगभग इतनी दूर 25 सेंटीमीटर है। यहां से भी नजदीक आप लाएंगे वस्तु को तो देखने में वो ब्लर्ड दिखेगा, धुंधला दिखेगा। जैसे आप कोई किताब काफी नजदीक लाकर आप पढ़ें तो दो एक 4-5 सेकंड के बाद ही आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा और बिना गम के आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक जो है हमारा देखने का रेंज है, इसी को रेंज ऑफ विजन कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? रेंज ऑफ विजन कहते हैं। इन्फिनिटी जैसे कि चांद, सूरज, सितारे हमसे अनंत दूरी पे हैं, फिर भी हम उसे देख पाते हैं। चांद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। चांद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे, है कि नहीं? तो भाई क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो, है ना, हम लोग उसको बनाएंगे, है ना। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। तो देखिए रेंज ऑफ विजन कितना हुआ। तो आपने कहा कि रेंज ऑफ विजन हुआ कहां से कहां तक? 25 से कहां तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर हमसे, अनंत जिसको कहते हैं। तो ये हो गया रेंज ऑफ विजन। ये जो 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं नियर पॉइंट। जो 25 सेंटीमीटर है इसे कहते हैं हम लोग नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, निकट बिंदु।
क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। और इसको जो इन्फिनिटी है इसको कहते हैं फार पॉइंट, फार पॉइंट, दूर बिंदु, दूर बिंदु। तो एक स्वस्थ आंखों का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट, दूर बिंदु जो होता है इन्फिनिटी होता है ना। तो किसी आदमी का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है वो अनंत है, इसका मतलब उसकी आंखों में कोई दोष नहीं है, उसके दृष्टि में कोई दोष नहीं है। अच्छा, इस निकट बिंदु को हम एक और नाम देते हैं, एलडीडीवी बोलते हैं, एलडीडीवी। एलडीडीवी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। यानी डिस्टिंक्ट विजन के लिए, क्लियर विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। इससे भी निकट लाओगे तो प्रॉब्लम होगी। अस्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इससे भी निकट आप लाओगे ऑब्जेक्ट को ना, तो देखने में परेशानी होगी। ठीक है किरण, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है। सना, पूजा मौर्य, दुर्गा कुमारी, अभिषेक यादव जी और प्राक्षी भारद्वाज साहिबा। ओके, तो 25 सेंटीमीटर को हम नियर पॉइंट बोलेंगे या एलडीडीवी बोलेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इन्फिनिटी को हमको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। तो किसी आदमी का 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, मतलब उसके आंखों में कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन हिंदी में इसको लिखते हैं दृष्टि निर्बंध। देखिए इसको समझिएगा, फिर लिखा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा। दृष्टि निर्बंध क्या है ना। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि दृष्टि निर्बंध होता है कितना, तो ये होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है ना, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। क्या है, एक क्वेश्चन तो ये होगा कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, दृष्टि निर्बंध कितना होता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। क्या मतलब है इसका, जरा देखिए, लिखा हुआ अपने आप आपके जहन में चला जाएगा। जैसे सपोज करें आपके ये चीज हमारी निगाहों के सामने है और इसका इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बन रहा होगा, तब ये हमें दिख रही है ना। तो जब भी किसी चीज को आप अपनी निगाहों के सामने रखते हैं तो इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है। अगर हम इस वस्तु को अपनी निगाहों के सामने से हटा भी लें तो भी इसका इमेज रेटिना पर कितनी देर बना रहेगा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक बना रहेगा, रुका रहेगा, परसिस्ट करता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि अगर किसी वस्तु को हम निगाहों के सामने से हटा भी लें तो इस वस्तु का इमेज हमारी आंखों पर कितनी देर तक परसिस्ट करेगा, कितनी देर तक बना रहेगा, कितनी देर तक ठहरा रहेगा, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक बना रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब आंखों पे इमेज कितने सेकेंड तक परसिस्ट कर रहा है, ठहरा रह रहा है, रुका रह रहा है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक, है ना। अब कोई दूसरी वस्तु को हम इस दरमियान अपनी आंखों के सामने ले आए, जैसे ये वस्तु हमारी निगाहों के सामने है, इसका इमेज हमारे रेटिना पे बन रहा है, इसको हमने अपनी निगाहों के सामने से हटा लिया, अभी भी इसका इमेज कितनी देर तक ठहरा रहेगा हमारी आंखों पर, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक बना रहेगा। उससे पहले अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी निगाहों के सामने आ गया तो हमारी आंखें इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग पहचान नहीं पाती, अलग अलग पहचान नहीं पाती, उसको लगेगा चीजें कंटिन्यूटी में चल रही हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं सिनेमा वाले। जैसे सिनेमा में क्या होता है कि सपोज करो कि मैं हीरो हूं, तो मैंने यहां से यहां तक हाथ उठाया, तो यहां से यहां तक हाथ उठाने के दौरान 50 पिक्चर होंगे, हर मोमेंट का स्टिल पिक्चर होगा, ऐसे 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 हर मोमेंट का पिक्चर होगा। और इस पिक्चर को आपकी निगाहों के सामने से क्या होगा, ऐसे घुमा दिया जाएगा कि भाई अभी एक इमेज है आपके आंखों पे बना हुआ, दूसरा तब तक ले आए, तीसरा ले आए, चौथा ले आए, तो आपको लगेगा ये रुक रुक कर नहीं, ऐसे कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो अगर हमारी आंखों में ये क्षमता नहीं होती तो हम सिनेमा पिक्चर, जो कार्टून मूवीज होती हैं, कार्टून जो बनता है ना, वो हर
इवेंट का क्या होता है, एक फोटो होता है और उसको आपकी निगाहों के सामने से ऐसे घुमा दिया जाता है कि आपको पता नहीं चलता। 1/16 ऑफ अ सेकेंड से पहले ही ले आया जाता है दूसरा पिक्चर। अभी एक का इमेज बना हुआ है ही, तब तक दूसरा ले आया, उसका बना हुआ है तब तक तीसरा ले आया, है ना। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं अपने घर में। आप देखो, एक कार्डबोर्ड लो, एक कार्डबोर्ड लो, यहाँ पे छेद कर दो, यहाँ पे छेद कर दो, धागे से बांध दो इसको, और इस कार्डबोर्ड के एक तरफ पिंजरा बना दो और दूसरी तरफ तोता बना दो। एक तरफ पिंजरा और कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ तोता बना दो, और उसको पहले धीरे धीरे घुमाओ। तो आपको पिंजरा अलग दिखेगा, तोता अलग दिखेगा, लेकिन आप उसको तेजी से घुमाना चालू करोगे तो लगेगा कि तोता पिंजरे के अंदर है ना। तोता पिंजरे के अंदर है। क्यों? जब आप तेजी से घुमाना चालू करोगे ना, तो अभी पिंजरे का इमेज आपकी आंखों पे था, 1/16 सेकंड तक बना रहेगा। उससे पहले तोता का इमेज आ गया तो लगेगा कि कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। तो देखो क्या लिखा है मैंने, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाई द ह्यूमन आई परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। ऑब्जेक्ट को निगाहों से हटा लेने पर भी, निगाहों के सामने से हटा लेने पर भी उसका इमेज रेटिना पर कितनी देर परसिस्ट करेगा। परसिस्ट करना मतलब ठहरना, रुका रहना, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक। और इस दौरान अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी निगाहों के सामने आ गया तो आपकी जो आंखें हैं इन दोनों को अलग अलग नहीं पहचान पाती, वो दोनों इमेज मर्ज होकर आपको कंटिन्यूटी का एहसास करवाएंगी। लगेगा ऐसे हाथ उठ रहा है, जबकि सब ये स्टिल पिक्चर्स होते हैं। और ये मूवी जो पिक्चर देख पाते हैं, जो कार्टून पिक्चर आप देख पाते हैं, वो इन्हीं की बदौलत देख पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिनेमा हॉल में जो आप मूवी देख पाते हैं वो परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण होता है। यू विल से ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि निर्बंध। ये हिंदी वाले लिख लेंगे, नोट करें। ठीक है जी। तो जो चलचित्र होता है, चलचित्र समझते हैं ना, अरे मूवी को चलचित्र कहते हैं, सिनेमा को हिंदी में। इसी सिद्धांत पे बनाया गया। तो चलचित्र किस सिद्धांत पे आधारित है? दृष्टि निर्बंध के सिद्धांत पे आधारित है। दृष्टि निर्बंध कितना होता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड, है ना। ठीक है जी। पुष्पा खोसले, किरण, सना, जितने लोग भी लाइव हैं, पूजा मौर्य, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया आपका दृष्टि निर्बंध। तो आपने देखा कि रेंज ऑफ विजन कितना होता है, रेंज ऑफ विजन कितना होता है। तो आपने कहा सर रेंज ऑफ विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक बिना स्ट्रेन के देख पाती हैं, बिना जोर लगाए देख पाती हैं। यह है रेंज ऑफ विजन। किसी व्यक्ति का अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इन्फिनिटी है तो हम कहते हैं कि उसकी आंखें नॉर्मल है, उसकी आंखों में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नियर पॉइंट में प्रॉब्लम है या फार पॉइंट में प्रॉब्लम है या किसी के दोनों में ही प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के आंखों में दोष है, आंखों में दोष है। और पहला दोष जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला जो दोष है वो है आपका मायोपिया। पहला जो दृष्टि दोष है उसे मायोपिया कहते हैं। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं या नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता कहते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म से ध्यान दीजिएगा, जिस नाम से बीमारी है मतलब वो सही है। जैसे नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, मतलब इसमें आदमी जो है नियर का मतलब नजदीक का सही सही देख पाएगा। जिस नाम से बीमारी है मतलब वो सही है। इसको देखने में प्रॉब्लम किसको होगा? फार ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होगा। तो वह व्यक्ति जो मायोपिया से ग्रसित है, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, उसको नजदीक की वस्तुओं को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नजदीक की वस्तु दिखेगी, दूर की जो वस्तु है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसे दिखाई नहीं देगा। जैसे वह बच्चा जो मायोपिया से ग्रसित है, मायोपिया से ग्रसित है, वो अपनी किताबें तो सही सही पढ़ पाएगा, लेकिन अगर वो स्कूल के क्लासरूम में
अब पिछले बेंच पर बैठा है तो उसको बोर्ड पर लिखा हुआ धुंधला दिखेगा, दूर से आता हुआ बस का नंबर उसे क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नाम है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट वाला वो देख रहा होगा। तो आप बताइए कि इसमें अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा, अफेक्टेड पॉइंट प्रभावित बिंदु कौन सा होगा, प्रभावित बिंदु कौन सा होगा बताइए। तो आप कहेगा सर दूर का नहीं देख पा रहा है तो फार पॉइंट इसका अफेक्टेड होगा, फार पॉइंट इसका अफेक्टेड होगा, दूर बिंदु प्रभावित रहा होगा, तभी तो दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है। अच्छा, नॉर्मल आंखों की दूर बिंदु कितनी होती है, अनंत होती है ना। नॉर्मल आंखों का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो बताइए अफेक्टेड आई का दूर बिंदु कितना हो गया होगा, अनंत से ज्यादा हो गया कि अनंत से कम हो गया होगा, बताओ। तो आप कहेगा कि वह व्यक्ति जो मायोपिया से प्रभावित होगा उसमें प्रभावित बिंदु रहा होगा दूर बिंदु। नॉर्मल आंखों का दूर बिंदु रहता है इंफिनिटी, तो प्रभावित आंखों का कितना हो गया होगा, लेस देन इंफिनिटी, अनंत से कम हो गया होगा। तभी तो अनंत पर की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई दे रही होंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो अनंत बिंदु जो है, फार बिंदु उसका अनंत से कम हो गया, है ना। तो फार पॉइंट यानी जो दूर बिंदु है प्रभावित आई का, दूर बिंदु अनंत से क्या हो जाता है, अनंत से कम हो जाता है, इसलिए अनंत पर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता। और इस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पहले बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाता है। हमने आपसे कहा था कि इमेज अगर रेटिना पे बनेगा तभी आदमी देख पाएगा उसे, इमेज रेटिना के पहले या पीछे बन जाए तो व्यक्ति नहीं देख पाएगा। इस केस में जो इमेज है ना वो रेटिना से पहले बन जाता है। देखो यहाँ पे बन गया, रेटिना यहाँ पे है और इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन गया, रेटिना के पहले बन गया, तो आदमी देख नहीं पाएगा। इमेज कहाँ बनना है, रेटिना पे बनना है। तो इमेज अगर रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बन जाए तो उसे व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा। तो कितनी बातें याद रखनी है कि मायोपिया में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, प्रभावित बिंदु दूर बिंदु, नॉर्मल आंखों का दूर बिंदु अनंत, यहाँ पे अनंत से कम हो जाता है, इसलिए अनंत पर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती। इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इमेज रेटिना से पहले बन गया तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हमें इसका निवारण करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, पहले कारण देख लीजिए। हमने क्या बोला कि इस बीमारी में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन गया, ये रेटिना है, इमेज रेटिना से पहले बन गया। तो बताइए इसका क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर आंखों का पावर घट गया होगा, है ना। ये जो आंख का लेंस है, आई लेंस है, उसका पावर घट गया होगा, तभी इमेज को फोकस करना था कहां पर, पावर बढ़ गया होगा ना, पावर बढ़ गया होगा तभी इमेज पहले ही फोकस कर दे रहा है, फोकस होना था यहाँ पे, उत्साहित होकर पहले ही फोकस कर दे रहा है, यानी आंखों का पावर बढ़ गया होगा। तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही फोकस कर दिया, है ना। यहाँ पे फोकस करना था लेकिन पावर बढ़ जाने के कारण इमेज पहले ही फोकस हो गया। तो एक कारण तो होगा इसका कि भाई आंखों का जो लेंस है उसका पावर क्या हो गया होगा, पावर बढ़ गया होगा। या फिर दूसरी वजह हो सकती है, पावर में कोई दिक्कत नहीं है, पावर में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पावर बिल्कुल सही सलामत है आपके लेंस का, ये बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, इमेज बना रहा था, है ना। लेकिन हुआ क्या कि चोट लगने के कारण या किसी और कारण ये आई बॉल लंबा हो गया, है ना, आई बॉल ऐसे लंबा हो गया, तो रेटिना यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, है ना। अब रेटिना यहाँ पे रहा नहीं, आई बॉल लॉन्ग होने के कारण ये क्या हो गया, रेटिना यहाँ पे आ गया, है ना। जैसे आई बॉल को ऐसे करोगे तो ये यहाँ चला आएगा ना, लंबा होने के कारण रेटिना यहाँ पे आ गया। अब तो ऐसा नहीं है ना कि रेटिना यहाँ पे आ गया तो लेंस जो है यहाँ पे इमेज बनाने लगेगा, ये तो इमेज यहीं पे बनाएगा, लेकिन आई बॉल लंबा हो जाने के कारण रेटिना अब यहाँ पे रहा नहीं, शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया,
तो भी इमेज रेटिना के पहले ही बन रहा है। तो दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह क्या हो सकती है कि पावर बढ़ गया होगा लेंस का, या आई बॉल लंबा हो गया होगा, आई बॉल बड़ा हो गया होगा। या तो पावर बढ़ गया होगा या आई बॉल लंबा हो गया होगा, जिसकी वजह से रेटिना थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, इमेज पहले ही बन रहा है। अब किसी एक कारण को पिक करते हैं, है ना। पावर बढ़ गया है, लेंस का पावर बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह लेंस उत्साहित होकर इमेज पहले ही फोकस कर दे रहा है। अब हमें क्या करना है, पावर को घटाना है। तो हमें सेम नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा कि अपोजिट नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा। सो पावर ऑफ आई बिकम्स हाई, सो वी हैव टू डिक्रीज इट्स पावर। So we should use same nature of lens or opposite nature of lens. Tell me. In this case, that is in myopic eye, power of eye lens increases. So we have to decrease its power. Na? So we should use same nature of lens or opposite nature of lens. Tell me. So you will say, we should decrease its power. है ना? सो वी शुड यूज ऑपोजिट नेचर ऑफ लेंस। हमें इसका पावर घटाना है। देखिए ना, आंखों में कैसा लेंस है बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं। तो इसका पावर घटाने के लिए इसके ऑपोजिट नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा ना। पॉजिटिव लगा देंगे मतलब कॉन्वेक्स लेंस यानी पॉजिटिव लेंस ही लगा देंगे तो पावर तो और बढ़ जाएगा, हमें पावर घटाना है। तो इसका निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। So myopia can be corrected by using spectacles containing concave lens of suitable power, my dear friends, है ना। हमें कॉनकेव लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मायोपिया के निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर कैसी होगी, निगेटिव, निगेटिव पावर लगेगा आपको, ऑपोजिट। वेरी गुड, क्या बात है। किरण, आसिया, कीर्तिका, निदा, आफरीन, अंकिता सिंह, प्राक्षी, पुष्पा, खुसले, हाँ सबने सही उत्तर दिया, वाह वाह, मजा आ गया। तो इसमें क्या याद रखना है, देखो इसमें क्या याद रखना है, देखो ऐसे ऐसे दिमाग में सेट करना है इसको। मायोपिया में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, इसका मतलब दूर बिंदु प्रभावित हुआ होगा। दूर बिंदु नॉर्मल आई का अनंत, यहां पे अनंत से कम। इमेज कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना से पहले। वजह क्या रही होगी, पावर बढ़ गया। पावर घटाना है तो हमें ऑपोजिट नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर से दिमाग में रखिएगा, मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, इसमें नजदीक का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसका मतलब दूर बिंदु प्रभावित हुआ होगा। दूर बिंदु नॉर्मल आई का अनंत, यहां पे अनंत से कम, सो दूर का दिखेगा नहीं। इमेज रेटिना से पहले बन गया, इसका मतलब पावर बढ़ गया होगा। पावर घटाना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? साजिया परवीन कह रही कि सर टाइम चेंज कर दीजिए। आपको पता है अगर किसी एक का हम टाइम चेंज करते हैं तो पूरा शेड्यूल खत्म हो जाता है। कई टीचर्स के क्लासेस चलते हैं, उस हिसाब से स्टूडियोज अलॉट रहते हैं, तो वो स्टूडियो की टेंशन आ जाएगी, फिर सारा सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जैसे इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, इससे पहले जो है मैथ्स की क्लास चलती है, उसके बाद भी क्लास होगी। तो किसी दूसरे टीचर के टाइम का जो टाइम अलॉट हुआ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, काफी परेशानी आ जाती है, फिर स्टूडियो नहीं मिलेगा आपको खाली, है ना। तो अगर पॉसिबल रहता है तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल ना रहा तो फिर दिक्कत होती है आपको। इसी में क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। शाजिया, वैसे क्या प्रॉब्लम कोई है क्या इस समय? अगली जो बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, वो हम लोग देखने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दूर दृष्टिता, दूर दृष्टिता कहते हैं इसको। ठीक है, देखो नाम है क्या, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब इसमें व्यक्ति को दूर का दिख रहा होगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, नजदीक का नहीं दिख रहा होगा। नाम है ना दूर दृष्टि दोष, तो दूर का मतलब दिख रहा होगा, जिस नाम से बीमारी है मतलब वो सही होगा।
तो इस बीमारी में आदमी को दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो आप मुझे बताओ अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा? अफेक्टेड पॉइंट, अफेक्टेड पॉइंट मतलब प्रभावित बिंदु कौन सा रहा होगा? प्रभावित बिंदु रहा होगा नियर पॉइंट ना, नियर पॉइंट प्रभावित रहा होगा, नियर पॉइंट, निकट बिंदु प्रभावित रहा होगा। नॉर्मल आई का निकट बिंदु कितना होता है बताइए? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम हो गया हो कि ज्यादा हो गया होगा बताइए? तो नॉर्मल आई का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। नॉर्मल आई का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से आगे हो जाने की वजह से जो 25 सेंटीमीटर की जो वस्तुएं हैं वो उसे दिखाई नहीं देगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। और ज्यादातर ये बीमारी बुढ़ापे में देखने को मिलती है। सो आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो अगर उसका चश्मा नहीं मिल रहा है तो वो अखबार को अपने से ऐसे दूर रख के पढ़ेगा, देखा है किसी को? या कोई किताब है अपने से दूर रख के पढ़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे उसका क्या था? निकट बिंदु था, वो शिफ्ट होकर के 25 सेंटीमीटर से कहीं आगे चला गया। तो अगर उसका चश्मा नहीं मिल रहा हो ना, तो ये किताब को अपने से काफी दूर रखकर पढ़ेगा। 25 सेंटीमीटर से आगे उसका नियर पॉइंट चला गया तो 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, उसे थोड़ा दूर रख के पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो 25 सेंटीमीटर से इसका निकट बिंदु क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। निकट बिंदु जो होता है वो क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है कि नहीं? 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है जी? अधिक हो जाता है, बिल्कुल सही है ना? अब देखिए, इस केस में इमेज जो है ना वो रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इमेज जो है ना वो रेटिना के पीछे बनता है। मैंने आपसे ये कहा था कि इमेज को कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। इमेज रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज वे photosensitive cells are present on the retina. On retina we have photosensitive cells. तो रेटिना पे फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं और रेटिना से ही जुड़ी होती हैं ऑप्टिक नर्व्स जो इस इमेज के सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं, है कि नहीं? तो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो आप कहेगा इस केस में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। अच्छा, रेटिना के पीछे बनने लगा है इमेज, इसकी वजह क्या रही होगी? वजह क्या रही होगी, है ना? ये देखिए, ये इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, वजह क्या रही होगी बताइए? ये इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, वजह क्या रही होगी? पावर घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? तो आप कहेगा सर लेंस का पावर जो है ना, लेंस का पावर घट गया होगा, तभी तो इमेज को यहाँ फोकस करना था, दूर कहीं जाके फोकस हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो पावर घट गया होगा। तो पहली वजह तो होती है कि भाई नेत्र लेंस का क्षमता घट गया होगा, नेत्र लेंस की क्षमता घट गई होगी, इसलिए इमेज दूर कहीं जाकर फोकस हो रहा है। लेकिन दूसरी वजह क्या रही होगी कि लेंस के पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लेंस था आपका हंसी खुशी इमेज को रेटिना पे बना रहा था, पावर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि कोई दुर्घटना हुई या और कोई कारण हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, है ना? तो आई बॉल छोटा होने के कारण, आई बॉल छोटा होने के कारण क्या हुआ कि ये रेटिना यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब रेटिना यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट हो गया तो ये लेंस यहाँ पे इमेज बनाने लगेगा, भाई ये तो यहीं पे बनाएगा ना। तो इस केस में भी इमेज रेटिना के बाहर ही बनेगा, पीछे ही बनेगा। आप कोई एक कारण को पिक करो भाई साहब, पावर घट गया है, हमें पावर बढ़ाना है, सो हमें सेम नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा कि ऑपोजिट नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा? आंखों में कैसा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। तो हमें पावर बढ़ाना है तो सेम नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा।
So hypermetropia can be corrected by using spectacles containing convex lens of suitable power, है ना। मतलब इस दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा लगाने से होगा, चश्मा लगाने से होगा। कोई दिक्कत है? नहीं प्रियांशी, रेटिना के आगे बनेगा तो कैसे दिखेगा? मैंने क्या कहा कि रेटिना पे ही फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रेटिना से ही जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व्स। तो जो इमेज बनता है रेटिना पे ना, उसकी सेंसेशन ब्रेन को जाती है ना, ऑप्टिक नर्व्स द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा वो जाता है इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास, और ब्रेन इंटरप्रीट करता है और आप चीजों को देख पाते हैं। तो इमेज रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बने तो नहीं दिखेगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, है ना। हाँ, बाई बर्थ भी हो सकता है, किसी को बर्थ से ही प्रॉब्लम होती है, जनरली कोई एक्सीडेंट हो गया या और कोई फिजियोलॉजिकल कारण होगा, है ना, उसकी वजह से। तो दो वजह हो सकती हैं कि आई बॉल छोटा हो गया होगा या पावर घट गया होगा, छोटा हो गया होगा या पावर घट गया होगा। तो इसमें क्या याद रखना है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। इसका मतलब प्रभावित हुआ होगा नजदीक बिंदु, निकट बिंदु। निकट बिंदु नॉर्मल कितना होता है? 25, यहाँ पर 25 से हो जाता है ज्यादा, इसलिए 25 सेंटीमीटर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देगी। इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, इसका मतलब पावर घट गया होगा। पावर बढ़ाना है, हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक होता है हमारा जैसे क्वेश्चन है कि लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज किधर बनता है? लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज किधर बनता है? दूर दृष्टि दोष में इमेज जो है वो रेटिना, रेटिना पे बनता है। भाई रेटिना पे बनता तो प्रॉब्लम क्या होता? रेटिना से पहले कहाँ बन जाता है मायोपिया में? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। अब एक बिंदु होता है, एक एक दृष्टि दोष होता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं जी? प्रेस बायोपिया, जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टिता जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना। क्या कहते हैं इसको? जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टिता कहते हैं इसको। इस बीमारी में आदमी ना तो दूर का देख पाता है सही सही, ना ही नजदीक का देख पाता है। तो दूर और नजदीक दोनों जगह की वस्तुएं से दिखाई नहीं देती, तो ना ही दूर का दिखेगा सही सही, और ना ही इसको नजदीक का दिखेगा। इस बीमारी का कारण होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे के कारण जो आपकी सिलियरी मसल्स होती है, मतलब पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, और आपका जो नेत्र लेंस है, आई लेंस है, बुढ़ापे के कारण जो आपकी सिलियरी मसल्स है और जो आई लेंस है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, लचीलापन, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। लचीलापन क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, आंखों की जो समंजन क्षमता है, वो क्या हो जाती है? घट जाती है, घट जाती है। और समंजन क्षमता घटने का कारण है कि ना तो उसको दूर का दिखेगा, ना तो नजदीक का दिखेगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन को याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया है कि हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है कैसे? आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके। किसके हेल्प से? सीलियरी मसल्स के हेल्प से आंखों के फोकल लेंथ को चेंज करके हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है। नजदीक को देखना होता है तो सीलियरी मसल्स लेंस को ऐसे दबा के मोटा कर देता है, और दूर को दिखना है तो लेंस को खींच करके पतला कर देता है। तो हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है कैसे? सीलियरी मसल्स आंखों के फोकल लेंथ को चेंज करके। आंखों की ये क्षमता कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बुढ़ापे में क्या होता है कि सिलियरी मसल्स और आई लेंस दोनों की ही इलास्टिसिटी घटने की वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है, और इस बीमारी में आदमी को ना तो दूर का दिखता है, ना तो नजदीक का दिखता है। इसका निवारण करने के लिए पर्सन को बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है ना। द्विफोकसी लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है उसको, बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, जिसमें जो है ऊपर जो है पावर कैसा होगा, नीचे पावर कैसा होगा। तो ऊपर होगा निगेटिव, नीचे होगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव।
ऊपर होगा दूर देखने के लिए कॉनकेव लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा, और नीचे नजदीक देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके निवारण के लिए। पहले दो अलग अलग लेंस लगाए जाते थे, बीच में दरार दिखती थी। अब तो जो है एक ही लेंस में ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स बना देते हैं। और अब तो आपने देखा होगा कि बहुत एडवांस लेंसेज आ गए हैं, है ना। तो ये इस तरह का जो लेंस है वो लगाते हैं। तो इसका जो करेक्शन है वो बाई फोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस के द्वारा किया जाता है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये दूर देखने के लिए निगेटिव, नजदीक देखने के लिए पॉजिटिव। So presbyopia can be corrected by using spectacles containing bifocal lens. उसका आने तो दीजिए सिलेबस अभी, है ना, फिर स्टार्ट करेंगे हम। लवली कुमारी, पुष्पा, सबने से उत्तर दिया था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है, या किसी को कोई डाउट है? तो डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, उसमें कोई घबराने या शर्माने की बात नहीं है ना। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता होती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि आदमी जो है ना, उसको एक तल में तो दिखता है, एक प्लेन में ऐसे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिखेगा, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस होगी वो नहीं दिखेंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, वर्टिकल लाइंस नहीं दिखेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिखेगा लेकिन वर्टिकल लाइंस नहीं दिखेगी। यानी आदमी एक साथ में दोनों प्लेन में देखने में सक्षम नहीं हो पाता, है ना। एक प्लेन में चीजें फोकस होंगी तो दूसरे प्लेन में आउट ऑफ फोकस होंगी। एक तल में वो चीजों को देख पाएगा, दूसरे तल में नहीं देख पाएगा। और इसका कारण होता है कॉर्निया का इर्रेगुलर हो जाना, है ना। ये देखिए, ये नॉर्मल कॉर्निया है ऐसा, लेकिन अगर कॉर्निया ऐसा हो जाए, इरेगुलर हो जाए, है ना, चोट लगने से या किसी और कारण से, तो अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया या इरेगुलर सरफेस ऑफ कॉर्निया इसका कारण होता है। कॉर्निया की सतह के अनियमित हो जाने से जो है आदमी को दोनों ही प्लेन में देखने में परेशानी होती है। तो ये कॉर्निया मान लिया कि आपका जो है वो इरेगुलर हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसका निवारण हम सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा करते हैं। मोटा सा देखिएगा, कोई कोई आदमी जो है एकदम मोटा सा लेंस लगा के रहेगा, है ना, जो कहलाता है सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो सिंपल याद कर लीजिएगा कि एस्टिग्मेटिज्म का कारण है कॉर्निया की सतह का अनियमित हो जाना। इसका निवारण हम सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा करते हैं। इसमें व्यक्ति एक एक तल में देख पाता है, दूसरे तल में नहीं देख पाता, है ना। क्षैतिज दिशा में देख पाएगा, ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, वर्टिकल लाइन नहीं दिखेगा। सना कह रही कि सिलियरी मसल समझ में नहीं आया। देखिए, सिलियरी मसल्स क्या था, ये आपका आंख था। पिछला वाला लेक्चर आप जाके देखिएगा, ये आपकी आंख थी, ये कॉर्निया था, ये आइरिस था। कॉर्निया के पीछे डायफ्राम जैसा जो रचना है ये आइरिस है, आइरिस के बीच में ये होल है, क्या कहलाता था, प्यूपिल है। और ये आपका लेंस था, देखिए ये लेंस था। और लेंस को अपने पोजीशन पे बना के रख रहा था क्या, कुछ मांसपेशियां। ये कुछ मांसपेशियां हैं जो लेंस को जकड़े हुए एक जगह पे रखे हुए हैं। तो वो मांसपेशियां, वो मसल्स जो लेंस को अपने स्थान पे बनाए हुए हैं और लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, सीलियरी मसल्स कह रहे थे। पिछला लेक्चर नहीं देखा है क्या, पक्षमाभी पेशियां। सीलियरी मसल का काम एक तो है कि लेंस को अपने जगह पे बना के रखना, और दूसरा काम क्या है, लेंस को के फोकल लेंथ को चेंज करना। जैसे दूर का देखना है तो लेंस को खींच करके पतला कर देगा, नजदीक को देखना है तो क्या करेगा, ऐसे लेंस को दबा के मोटा कर देगा, है ना। तो आप दूर और नजदीक दोनों वस्तुओं को आप देख पाएंगे, है ना।
मोनू कह रहे हैं कि डिस्पर्जन और स्कैटरिंग वाली क्लास नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी दिखवाते हैं उसको। ठीक है, तो अभी 28 तारीख को जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा एलटी वाला, तो उसमें पता चले। चलिए, एक होता है कैटारेक्ट, मोतियाबिंद। कैटारेक्ट में क्या होता है कि जो आपका आई लेंस है, बुढ़ापे के कारण जो आपका नेत्र लेंस है वो धीरे धीरे क्लाउडी होता जाता है, धुंधला होता चला जाता है, और फिर बाद में बिल्कुल ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी हो जाता है। और फिर आदमी को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। इसी बीमारी को हम कैटारेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद या सफेद मोतियाबिंद कहते हैं इसको। और इसका किसी भी चश्मे से इलाज नहीं किया जा सकता, केवल एक ही इसका उपाय है, वो है सर्जरी, शल्य क्रिया या शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेस, द ओनली रेमेडी इज सर्जरी। उत्तर क्या था? कैटारेक्ट। वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसका निवारण किसी प्रकार के चश्मों से संभव नहीं है, इसका मात्र एक उपचार है सर्जरी यानी शल्य क्रिया। वो क्या है? कैटारेक्ट। कैटारेक्ट में हम क्या करते हैं कि ये जो लेंस ओपेक हो गया है उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर न्यू आर्टिफिशियल लेंस, नया कृत्रिम लेंस आंखों में डाल देते हैं, आदमी को फिर से दिखना चालू हो जाता है। तो ये आपका कैटारेक्ट हो गया। क्या हो गया जी? कैटारेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लेंस धुंधला होता चला जाता है, बाद में बिल्कुल ही ओपेक हो जाता है और आदमी अंधा हो जाता है। इसी बीमारी को हम कैटारेक्ट कहते हैं। तो इस बीमारी में हम सर्जरी ही कर सकते हैं, लेंस चश्मा लगा के ठीक नहीं होगा। सर्जरी से उस धुंधले लेंस को निकालकर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर देते हैं, है ना। तो कौन सा दृष्टि दोष है जिसका निवारण सिर्फ सर्जरी है, चश्मों से संभव नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? कैटारेक्ट। क्या हो जाएगा? कैटारेक्ट। अब तो चिल्ड्रेंस में भी होता है, पहले सिर्फ बच्चों में होता था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो यूवी रेज वगैरह हैं सन में, अब ओजोन लेयर कमजोर होने की वजह से आ ही जा रही है कुछ ना कुछ। तो अब बच्चों में भी हो रहा है, पहले तो सिर्फ बुढ़ापे में होता था। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए, एक और बीमारी है ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। एक और बीमारी है ग्लूकोमा जिसको काला मोतिया या काला मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आई प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, आई प्रेशर, नेत्र दाब बढ़ जाता है। नेत्र दाब बढ़ने से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जो दृक तंत्रिकाएं हैं, जो दृक तंत्रिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। फिर इसका कोई इलाज नहीं है, अंधा हो जाता है। तो अगर आपकी आंखों में दर्द रहता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, है ना, और आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, इसका मतलब है कि आप आई प्रेशर को जाकर के चेक करवाइए, जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है ना, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आंख के अंदर का दाब। ऑक्यूलिस्ट समझते हैं ना? ऑक्यूलिस्ट मतलब जो पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ऑक्यूलिस्ट बोला जाता था, है ना। तो ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ आई, आंखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों का डॉक्टर, जिसको ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं। पुराने जमाने में इसी को ऑक्यूलिस्ट बोलते थे। ऑक्यूलिस्ट मतलब आंख का डॉक्टर, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। अब देखो, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी
तो रेटिना पे जो इमेज बन रहा है वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आप देख ही नहीं पाओगे, और फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अभी देखो मोशन रह गया पूरा, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है मोशन रह गया है, उसके बाद हीट रह गया है, उसके बाद मैग्नेटिज्म रह रहा है, साउंड रह रहा है। तो हीट, मैग्नेटिज्म, लाइट तो अब खत्म हो जाएगी, लाइट खत्म होने वाला है, इसके बाद हम मतलब मोशन शुरू कर देंगे, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है। उसके बाद साउंड, उसके बाद हीट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म। इतना ही तो टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक है कहाँ आपके। कुछ नेचुरल, सम नेचुरल फिनोमेना है उसको पढ़ा देंगे, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम है वो पढ़ा देंगे, जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। ये हो गया हमारा ग्लूकोमा। ठीक है, अब आ जाइए, जंतुओं में नेत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकृतियां होती हैं नेत्र की। जैसे केकड़े की जो आंख होती है वो काफी छोटी होती है, लेकिन उससे केकड़ा जो है वो चारों तरफ देख सकता है। हम लोग अपने आंखों से चारों तरफ नहीं देख सकते, लेकिन जो केकड़े की आंखें होती हैं वो क्या होती है, बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उससे वो चारों तरफ देखने में सक्षम होता है। इसलिए केकड़ा यह भी भांप लेता है कि दुश्मन जो है उसका पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं देख सकते। बटरफ्लाइज की जो आईज होती है ना, वो बहुत सारे छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती है ना। तो बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो आंखें होती हैं, कीटों की जो आंखें होती हैं, वो ढेर सारी छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती है ना। और इन आंखों को कंपाउंड आई कहते हैं, संयुक्त आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त आंख कहते हैं। ठीक है, संयुक्त आंख कहते हैं। तो तितलियों की बड़ी आंखें होती हैं जो हजारों छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती है। वह ना केवल सामने और बगल में देख सकते हैं बल्कि पीछे से भी देख सकते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइनें हमने सेम नोट करी हैं, यहाँ पे हमने कोई अपनी मनमानी नहीं की है ना। ठीक है, ग्लूकोमा को आप ठीक नहीं कर सकते। तो ग्लूकोमा जो है वो काला मोतिया भी कहते हैं उसको, जिसमें आई प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज, और ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होने से आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। तो केकड़ी की आंखें छोटी होती हैं लेकिन वो चारों तरफ देख सकती हैं। बटरफ्लाई की आंखें बड़ी होती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती हैं। और आगे आप पढ़ते हैं कि इन छोटी छोटी आंखों को ओमेटिडियम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ओमेटिडियम। एक जो है ना, एक छोटी आंख को क्या बोलते हैं? ओमेटिडियम कहते हैं। और बहुत सारा ओमेटिडियम मिलकर कंपाउंड आई बनाता है। जो नाइट बर्ड्स हैं जैसे कि उल्लू, रात्रि चर पक्षी उल्लू में जो है वो रात में बहुत अच्छी तरह देख पाता है ना। लेकिन वो दिन के उजाले में अच्छी तरह से नहीं देख पाता। लेकिन कुछ पक्षी दिन के उजाले में चलते हैं, जैसे कि आपका चील हो गया, है ना, उसके बाद गरुड़ हो गया, है ना, वो अच्छी तरह से देख सकते हैं दिन में। लेकिन उल्लू जो है वो दिन में नहीं अच्छी तरह से देख पाते, रात में अच्छी अच्छी तरह से देख पाते हैं। जो उल्लू के नेत्र की अगर हम बात करें तो उल्लू के नेत्र का जो कॉर्निया होता है बड़ा होता है, और उसकी पुतली भी बड़ी होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, है ना। और इसके अलावा इसके रेटिना में भारी मात्रा में क्या होती हैं? रॉड्स होती हैं, है ना। और शंकु कुछ ही होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो रात्रिचर पक्षी होते हैं उनमें रॉड्स ज्यादा होते हैं कोन्स की बजाय, है ना, कोन्स की बजाय। और इनका कॉर्निया बड़ा होता है, इनकी पुतली भी बड़ी होती है। और रेटिना पर जो है वो काफी अधिक मात्रा में क्या होती हैं? शलाकाएं होती हैं, मतलब रॉड्स होती हैं जो उसे रात्रि में देखने में सक्षम बनाती हैं। दूसरी ओर दिन वाले पक्षियों में जो है, दिन वाले पक्षियों में क्या होगा? कोन्स ज्यादा होगा और रॉड्स कम होंगे। कोन्स ज्यादा होगा और रॉड्स कम होंगे, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसको भी हमने लिख दिया है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद है केयर ऑफ आईज। हमें नेत्र की देखभाल कैसे करनी चाहिए? तो हमें अपनी आंखों की उचित देखभाल करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो तुरंत आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, है ना।
क्योंकि आंखों के मामले में अगर लापरवाही आप करते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि किसी को ग्लूकोमा है और उसने अपनी आंखों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल वो अंधा हो जाएगा, बाद में उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, है ना। तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। बहुत कम रोशनी में भी आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी आंखों को नुकसान करेगा, और बहुत तेज रोशनी है वो भी आंखों को नुकसान करेगा। जैसे स्टूडियो में देखिए बहुत तेज रोशनी है, सामने से भी आ रही है, इधर से भी है, नीचे से भी है, ऐसे लाइट आ रही है, इस तरफ से भी लाइट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये चश्मा लगा रखा है ना, ताकि हमारी आंखों को ज्यादा नुकसान ना हो। तो बहुत कम प्रकाश और बहुत ज्यादा प्रकाश ये आंखों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जो आंखों में आपके सर में दर्द उत्पन्न करेंगे, है ना। तो सर में दर्द का एक कारण जो है ना, आंखों का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा रोशनी जैसे सूरज की तरफ देख लेना, या एकदम जो हैलोजन लाइट वगैरह है उसकी तरफ खुली आंखों से देख लेना, ये आपकी आंखों को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी बातें, दो चार बातें रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके हम मोशन शुरू करेंगे। ठीक है। So too little or too much light is bad for eyes. Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. ठीक है। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, अगले सेशन में होती है मुलाकात आपसे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जैन, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।